आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी फेस्टिवल का समय चल रहा है और ये जो छठ का महीना है, छठ होने वाली है, ठीक है। तो फिर भी मैं समय निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं गेस्टाल्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गेस्टाल्ट के बारे में। गेस्टाल्ट ने क्या किया था, यानी गेस्टाल्ट ने क्या किया था बता देते हैं। इन्होंने क्या किया था, फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल दिया था। क्या दिया था? फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल, यानी आकृति पृष्ठभूमि सिद्धांत। किसने दिया था? तो गेस्टाल्ट ने दिया था। क्या दिया था? फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहीं कहीं आपको एस भी मिलेगा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, यानी संगठनात्मकता का सिद्धांत। किसमें? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन, यानी परसेप्शन। इसका मतलब ये जो गेस्टाल्ट है, ये गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत दिया गया है, जो नियम दिया गया है, जो रूल दिया गया है, जो अप्रोच दिया गया है, जो उपागम दिया गया है, ये परसेप्शन के बारे में है। किसके बारे में है? परसेप्शन, यानी प्रतिक्षण के बारे में है। किसके बारे में है? देखिए थोड़ा सा शोर शराबा होगा, थोड़ा सा आपको भी मैनेज करना होगा, शोर शराबा होगा ही। तो फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो इसके बाद थर्ड नंबर में क्या दिया गया था? प्रिंसिपल ऑफ आइसोमोर्फिज्म, समकालिकता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? और लास्ट में दिया गया था फील्ड फोर्स। किसके बारे में दिया गया है? आप लोग को दिख रहा है कि नहीं पता, हमें बदल देते हैं। अब आप लोग को दिखेगा अच्छी तरह से। अगर कुछ समस्या होगा तो ये यानी क्षेत्रीय बल, यानी गेस्टाल्ट ने, यानी गेस्टाल्ट को जो प्रतिक्षण का जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, अप्रोच है उसका गेस्टाल्ट का, उसको समझने के लिए, यानी प्रतिक्षण को समझने के लिए फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल, दैट मीन्स आकृति पृष्ठभूमि के बारे में आपको जानना होगा, जो कि हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। सेकंड नंबर में आ गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसमें? तो परसेप्शन में, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका क्या हो गया कि मतलब संगठनात्मकता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? संगठनात्मकता का सिद्धांत। तो संगठनात्मकता का सिद्धांत को, और इसका मतलब पहले समझाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ आइसोमोर्फिज्म, यानी समाक्रिकता का सिद्धांत, समाक्रिकता का सिद्धांत। और ये हो गया क्षेत्रीय बल। तो हम लोग क्या किए थे, इसके बारे में भी पढ़े थे, यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े थे, लेकिन इसको बांटा गया था दो भाग में, एक पेरिफेरल और दूसरा सेंट्रल, ठीक है। तो एक नंबर में था पेरिफेरल, दूसरा में था सेंट्रल। तो पेरिफेरल में पढ़ा चुका हूं और आज हम पढ़ाएंगे सेंट्रल के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? सेंट्रल प्रिंसिपल के बारे में। समझ में आ रहा है आप लोग को? यानी सेकंड नंबर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है, एक है पेरिफेरल प्रिंसिपल और दूसरा है सेंट्रल प्रिंसिपल। तो पेरिफेरल प्रिंसिपल में पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोग वीडियो में देखेंगे जाके तो आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रिंसिपल के बारे में। सेंट्रल प्रिंसिपल होता क्या है? सेंट्रल प्रिंसिपल ठीक है।
सेंट्रल प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? केंद्रीय नियम। कौन नियम? केंद्रीय नियम। किसमें केंद्रीय नियम? तो परसेप्शन में। इस बात को आप याद रखेंगे। आई परसेप्शन किसका है? गेस्टाल्ट का है, ये तो आपको याद ही है। तो परसेप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसका केंद्रीय नियम क्या है। केंद्रीय नियम क्या है? तो इसका भी मतलब ये केंद्रीय नियम क्या हो गया? इस नियम में क्या होता है? इस नियम में क्या होता है? जो वस्तु होता है, जो स्टिमुलस होता है, जो उद्दीपक होता है, उसका संबंध किससे होता है? उसके गुणों का संबंध होता है, उसके गुणों से संबंधित होता है। वस्तु और गुण दोनों का संबंध होता है सेंट्रल प्रिंसिपल में। केंद्रीय नियम में जो वस्तु होता है और जो वस्तु गुण होता है उसमें संबंधित होता है। लेकिन जो वस्तु का गुण होता है और जो इसका अंग, जैसे यहाँ 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 बांट दिए, अगर इसको इतने भागों में बांट दिए, पटाखा फूट रहा अभी, तो ये वाला जो है, तो ये पार्ट अगर हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, हाँ, ये पार्ट मैंने क्या किया? निकाल लिया। ये पार्ट तो गलत बन गया क्या? चलिए अब सही बन गया। ये पार्ट मैंने निकाल लिया। तो इसका जो गुण होता है और जो ये पूरा जो गुण होता है, इसका जो गुण है, दोनों गुणों में क्या होता है? अंतर होता है, यानी डिफरेंस होता है। किसमें? सेंट्रल प्रिंसिपल यानी केंद्रीय नियम में। जो वस्तु होता है और जो वस्तु के गुण होते हैं, और वह उसी वस्तु के अगर कुछ अंश अगर हम ले लेते हैं, यानी कोई पार्ट ले लेते हैं, पार्ट उस वस्तु के, तो उस वस्तु के पार्ट और इसका गुण जब देखेंगे, दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों में डिफरेंस निकलेगा। क्या निकलेगा? अंतर निकलेगा। तो ये कौन सा नियम है? सेंट्रल प्रिंसिपल में ऐसा होता है। दैट मीन्स केंद्रीय नियम में ऐसा होता है। ये वाला तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपका बैठ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या समझेंगे? वृत्ति का नियम। वृत्ति का नियम यानी सेंट्रल प्रिंसिपल, दैट मीन्स केंद्रीय नियम में पहला नियम कौन सा है? वृत्ति का नियम। अब नियम में कुछ आगे पीछे हो जाए तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको समझना है कि वृत्ति नियम होता क्या है। वृत्ति नियम को ही हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेट। यानी वृत्ति नियम में क्या होता है? वृत्ति से मतलब आपके मनोवृत्ति से है। वृत्ति का मतलब किससे है? मनोवृत्ति से है। जैसे एक वस्तु हम आपको दिखा देते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा वस्तु दिखा दिए, और दिखाने के बाद हम इसमें क्या कर दिए? थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई कर दिए। इसमें बीच में 1 2 3 लाइन खींचा है ना, हम इसमें क्या किए? 4 लाइन खींच दिए, लेकिन आकार उतना ही रखे जितना ये आकार है ना। लीजिए 1 2 3 4 लाइन खींच दिए यार, ये वाला सेम रखे, तब हमको जब दिखाएगा ना, कोई भी मॉडिफाई तो कर दिए हैं, लेकिन जब हमको कोई दिखाएगा यही वाला यहाँ पे, तो हमको क्या लगेगा? अरे ये तो सेम पिक्चर है। पिक्चर क्या है? सेम पिक्चर है। इसका मतलब क्या हो गया? ये वृत्ति का नियम हो गया। दैट मीन्स हमारा माइंड क्या हो गया? सेट हो गया। तो जैसा हमारा माइंड सेट हो गया, हम उसी तरह से इसको देखते हैं। उसी तरह से क्या करते हैं? हम इसको देखते हैं। तो उसी तरह से जो देखते हैं, ये किसका नियम कहलाता है? ये वृत्ति का नियम कहलाता है, जो प्रिंसिपल ऑफ सेट होता है इसका हिंदी इंग्लिश में। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ यह निकलता है, यह लिपेन के द्वारा ऐसा चेक किया गया था। किसके द्वारा? लिपेन। कंफर्म डेट हमको याद नहीं है, लेकिन 1938 में, ठीक है। तो लिपेन के द्वारा क्या देखा गया कि एक पिक्चर दिया गया परियोजक को पिक्चर देने के बाद, जब परियोजक दिखा दिया पिक्चर, इसके बाद क्या किया? थोड़ा सा पिक्चर में ना थोड़ा सा एडिटिंग कर दिए वो, या थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला कर दिए। इसके बाद जब पिक्चर दिखाए तो वो संपूर्ण रूप से पिक्चर को देखते हैं, न कि अर्ध रूप से या आंशिक रूप से, ठीक है।
तो यह नियम कहलाता है वृत्ति का नियम। वृत्ति का नियम हो गया। इसके बाद वृत्ति के नियम के बाद दूसरा नियम कौन सा है? अर्थ का नियम। सेकंड नियम, सेकंड नियम को कहते हैं कि अर्थ का नियम। अर्थ का नियम दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वो नियम होता है जिसमें क्या होते हैं कि जो अर्थ निकल के आता है, जो अर्थ निकल के आता है, कहने का मतलब यह है कि जब स्टार्टिंग में जब हम कोई वस्तु देखते हैं और वस्तु का जो अर्थ होता है उस अर्थ को ही अपने अनुभव के द्वारा देखते हैं, समझते हैं और अपना कार्य करते हैं, तो वो अर्थ के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, जो सीखते हैं हम लोग, जो देखते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं। ठीक है, इसके बाद वो आता है थर्ड नंबर में अर्थ गर्भता का नियम। अर्थ गर्भता। अर्थ गर्भता का नियम क्या होता है? अच्छा ये बताइए, वो अर्थ में ये भी वो आता है अर्थ का नियम। जैसे आप देख लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं वो, देखिए बताइए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है माई नेम इज मिथिलेश। तो ये क्या हो गया? ये अर्थ गर्भता का नियम हो गया, जिसमें ये क्या किया गया है, ये अलग अलग बांटा गया है और हम उसको निकाल लेते हैं अगर हमको जानकारी है पहले से तो। ठीक है, ये हो गया। अर्थ का नियम। इसके बाद थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ गर्भता का नियम। अर्थ गर्भता का नियम दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ, आप लोग पढ़े हैं प्रेग्नेंस का नियम। प्रेग्नेंस यहां लिख सकते हैं या प्रेग्नांस, जेड प्रेग्नांस। तो या तो प्रेग्नेंस मिलेगा आपको या तो प्रेग्नांस मिलेगा आपको इंग्लिश में। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नेंस। दैट मीन्स अर्थ गर्भता का नियम। अर्थ गर्भता का नियम क्या है? अर्थ गर्भता से यह तात्पर्य है जो हमें वहां पे देगा। ऐसा हो सकता है आपको, जो बच्चे अपने क्या होते हैं जन्म से ही जो नहीं होता है सीख के आया है, माँ के पेट से बोलता है ना, ये हम नहीं कहते माँ के पेट से बच्चा सीख के आता है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं, तो हम ये बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो कहता है ना कि ये जन्म से सीख के आया, तो उसी आधार पे क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं राम ट्री मार्केट, राम ट्री मार्केट हाउस। ठीक है, और एक और बनाते हैं राम मार्केट मैंगो हाउस।
तो देखिए ना, ये वाला जो है कहीं भी बता नहीं रहा है कि राम आखिर कर क्या रहा है। ऊपर वाला से कुछ सेंटेंस हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे वाला से इतना समझ में आ रहा है कि राम जो है मार्केट से बोल रहा है कि आम लाने के लिए। एक छोटा बच्चा क्या बोलता है मतलब अर्थपूर्ण शब्द का जो है कहने का मतलब पूरा अर्थ निकालकर शब्दों का चयन करके बता नहीं पाता है जब, तो मम्मी क्या करती है, समझ जाती है कि बेटा को क्या चाहिए, बेटा को क्या चाहिए या बच्चे को क्या चाहिए। वो माँ पूरी तरह से समझ जाती है और बच्चे की पूर्ति करती है आवश्यकताओं की। तो वो क्या होता है कि वे ज़्यादा बात नहीं बताते हैं, लेकिन इसके अर्थों में घुस के उसके नियम को समझ के ये अर्थगर्भता का नियम को परिपूर्ण करता है, समझता है। कौन? तो ये हो गया अर्थगर्भता का नियम। हाँ, एक और चीज, अर्थगर्भता का नियम जो है, जो पेरिफेरल जो बताए थे हम पहले, क्या बताए थे, पेरिफेरल प्रिंसिपल जो बताए थे, मतलब इसके दो पार्ट है, एक सेंट्रल और पेरिफेरल। तो पेरिफेरल का किसका, पेरिफेरल का सिमेट्री प्रिंसिपल, गुड फिगर प्रिंसिपल, क्लोजर प्रिंसिपल और कंटिन्यूटी तो ये सब का संबंध जो है, इन सब का प्रिंसिपल का संबंध जो है, सिमेट्री यानी सममितता का सिद्धांत, गुड फिगर यानी अच्छी आकृति का सिद्धांत, क्लोजर यानी बंदी का सिद्धांत, कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। सममितता, अच्छी आकृति, बंदी यानी क्लोजर, ठीक है, और कंटिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत का संबंध जो है अर्थगर्भिता का सिद्धांत से है, दैट मीन्स प्रेग्नाज के सिद्धांत से है। तो अगर दे देगा कि पेरिफेरल प्रिंसिपल का इन सब का संबंध इनमें से किस सिद्धांत से है, तो आप मार सकते हैं कि प्रेग्नाज का सिद्धांत का संबंध इन सब से है। ठीक है, अब एक अंतिम बच गया आपका नंबर 4। चार नंबर में है प्रेरणात्मकता का सिद्धांत। प्रेरणात्मकता नंबर 4। प्रेरणात्मकता चलिए, हो गया प्रेरणात्मक का सिद्धांत, प्रेरणात्मक का नियम। ठीक है, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशनल ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशनल, इसका मतलब प्रेरणात्मकता का सिद्धांत में क्या होता है, भूख जो हंगर होते हैं, क्या होते हैं, भूख प्यास। ठीक है, तो जो थर्स्टी होते हैं, जो इनको भूख लगता है, उसमें क्या होता है, उसमें प्रेरणात्मकता का सिद्धांत जो होता है ज्यादा मिलता है। और यह क्या करते हैं, इससे जब ये मतलब प्रतिक्षण होता है, इनके द्वारा जब प्रतिक्षण होता है किसका, ये सेंट्रल परसेप्शन में जो आता है। तो कहने का मतलब ये था मेरा कि प्रिंसिपल ऑफ नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में क्या होता है, भूख प्यास जैसे आदि कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, फैक्टर। ये सभी फैक्टर इसमें प्रतिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी परसेप्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो केंद्रीय सेंट्रल प्रिंसिपल में ये सब चारों आते हैं जो आपको बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।